समय के अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियों में है। इसके अलावा उन्होंने गद्य में भी काफ़ी काम किया है। उनकी खास पहचान जो इधर बनी है, उन्होंने FTIA में रहते हुए और उसके पहले भी जो फिल्मी साहित्य और संगीत है उनसे गहरे तक जुड़े रहे। उनकी वाबस्तगी की वजह से उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई जो तमाम हिंदी की फिल्मों का जो इतिहास है और उसकी जो अहम धुनें हैं उनको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और ये काम पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखता है। इसके अलावा आजकल वे भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। भारत भवन का काम उन्होंने एक लंबे समय तक संभाला और वहाँ के संस्कृति सचिव भी रहे। तो एक लंबी पहचान साहित्य और कलाओं के साथ रही और न केवल फिल्मी साहित्य और फिल्मी संगीत, इसके अलावा संगीत की जितनी भी विधाएं हैं वो उनकी व्यक्तिगत रुचि के क्षेत्र में हमेशा बनी रही हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, साहित्य हो, रूपंकर कलाएं हो। तो एक बड़े अनुभव के साथ उन्होंने ये एक सफ़र अपना जारी रखा है और FTIA के निदेशक रह चुके हैं। तो फिल्मों से उनकी जो पहचान है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ये कार्यक्रम उनके सौजन्य से सलील चौधरी के संगीत सौंदर्य पर एकाग्र कर रहे हैं, जहाँ पर आप सलील दा के उस संगीत से गुजरकर आज एक प्रदीप्त अनुभव प्राप्त करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि सलील चौधरी साहब खुद एक बेहतरीन कवि थे और उन्होंने गद्य की भी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ की इब्ता से प्रारंभिक दिनों से उनका जुड़ाव था और जिन गीतों के कंपोजिशंस के लिए उन्होंने पहल पे बहुत काम किया था। हम सभी जानते हैं कि रचनात्मकता के अनूठे शिखर पर हम उनको पाते हैं। वे लोक और शास्त्रीय संगीत दोनों के ही अद्भुत ज्ञाता थे। संगीत संयोजन में बेहद प्रयोगशील और नवाचारी रूप में उनकी पहचान हमारे सामने बनती है और कहा जाता है कि उनके इंटरव्यूज बाकी संगीत निर्देशकों से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। 1953 में वो विमल राय के साथ बॉलीवुड में आए थे। आपको याद हो 2 बीघा ज़मीन। सलील चौधरी के बारे में जो सबसे पहली बात जो कौंधती है वो है कि फिल्म संगीत का अकेला बुद्धिजीवी संगीतकार। संगीतकार तो बहुत हुए, बहुत अच्छे संगीतकार भी हुए हैं, बट अगर इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी संगीतकार कहा जाए तो सलील चौधरी है। जैसा कि मंडोई जी ने भी कहा, बंगला के कवि और गीतकार भी थे और बंगला की तो उनकी अधिकांश रचनाएं जो हैं उनकी खुद की लिखी हुई भी हैं, न सिर्फ कंपोज की हुई बल्कि खुद की लिखी हुई भी हैं। और उनका संगीत मात्र फिल्मों तक सीमित नहीं है बल्कि असंख्य बंगला और फिल्मी रचनाएं जो सर्वहारा वर्ग के जन संघर्ष से जुड़ी हैं, जो उन्हें उत्प्रेरित करती हैं, ऐसे बेहद आकर्षक गीतों का सृजन उन्होंने लगातार किया। कम से कम शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा किया और इन गीतों के द्वारा उन्होंने बंगाल के संगीत को नई परिभाषा दी। 1950s में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बंगाल की एक मैगजीन में जो था द क्राइसिस ऑफ मॉडर्न बंगाली म्यूजिक। और इस आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि जो बांग्ला संगीत है वो बहुत संकीर्ण हो गया है और ज़रूरत ये है कि स्थानीय और क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के दायरों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय लोक प्रभावों को अपनाया जाए। आम आदमी की, उनका मानना था कि आम आदमी की आकांक्षाएं, आह्लाद या विषाद के क्षण या आम आदमी की जो जीवन दृष्टि है उसका जो साम्य है वह पूरे विश्व के लोक संगीत में मिलता है। इसलिए सभी लोक संगीतों के बीच एक पुल बनना चाहिए। 1950s का ये आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया है।
सलील दा का जन्म 19 नवंबर 1925 को सोनालपुर बंगाल में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे, आसाम के चाय बागानों में, और पिता के पास वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का बड़ा ह्यूज कलेक्शन था। तो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के बीज उसी समय से उनके अंदर पड़े, और चाय बागानों में जो दूर दराज के मजदूर आते थे, जो वहाँ काम करते थे, उनसे मजदूरों का लोक संगीत, और यहीं से उनकी साम्राज्यवाद विरोधी और साम्यवादी विचारों की नींव भी यहीं पे पड़ी। और उन्हीं दिनों में बांसुरी, पियानो, वायलिन सभी में वो पारंगत हुए। बाद में वो बनवासी कॉलेज कोलकाता में पढ़े, और वहीं राजनीतिक परिपक्वता आई, और द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल के अकाल के दौरान मार्क्सवादी विचारधारा की ओर जुड़े, इप्टा में शामिल हुए, और जन जागरण की इप्टा में जाकर उन्होंने कई गीत लिखे और कंपोज दोनों किए, जिसका भारतीय संगीत के इतिहास में बड़ा कालजयी महत्व है। जैसा मैंने कहा, संगीत को एक तरह से इन्होंने नई परिभाषा दी। यह मात्र शास्त्रीय या महफिली या रोमानी संगीत नहीं होके आम आदमी, गरीब किसानों, मजदूरों की आवाज भी संगीत में आई। तो सलील चौधरी ने एक तरह से संगीत को अभिजात्य वर्गों के अधिकार से निकालकर उसमें आम आदमी की कराह, आम आदमी के पसीने और आशाओं का रंग